मित्रों, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं कुंडली विश्लेषक, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने आपको अभी तक राहु और केतु की एक्सिस पर 6 वीडियो जारी किए, जिसमें हमने कुंडली के प्रथम भाव से लेकर के और 12 भाव तक की राशियों को कवर किया है। यानी कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक राहु और केतु की एक्सिस का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हमने अपने पिछले 6 वीडियोस में आपको बताया। मित्रों, चूंकि राहु और केतु का महापरिवर्तन हो गया है, अतः जो है राशियों पर, अतः अब आज हम आपको राहु और केतु के इस गोचर के परिवर्तन से आपकी राशियों पर और पूरे विश्व पर अगले 1.5 वर्ष के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, राहु और केतु का गोचर 1.5 वर्ष में एक राशि पर आता है, लगभग 18 माह में। इस तरह से अगर देखा जाए तो करीब करीब 21 वर्ष बाद, 21 या 22 वर्ष बाद जो है वह गोचर लौट करके उस राशि में आता है। तो ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये लंबे समय का गोचर है। 3 ऐसे ग्रह हैं जो है जिनका गोचर एक लंबे समय का होता है। उसमें सर्वाधिक समय जो है शनिदेव का है, जिनका 2.5 वर्ष का गोचर रहता है एक राशि पर, यानी कि 30 वर्ष में उस राशि पर वो गोचर में वापस आते हैं। और दूसरे नंबर पर देवगुरु बृहस्पति, जिनका 12 या 13 माह का रहता है, लगभग 1 वर्ष का, जो 12 वर्ष में उस राशि पर गोचर में प्रवेश करते हैं। और राहु और केतु 18 माह यानी 1.5 वर्ष का, जो कि करीब 22 वर्ष में जो है गोचर में वापस उसी राशि में आते हैं। इस वजह से ये इन ग्रहों का गोचर बहुत विशेष महत्व रखता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाता है। तो मित्रों, आज जो है बात राहु और केतु के गोचर की होगी। राहु और केतु 18 मई 2025 के शाम 4:30 से गोचर किए हैं। यानी कि राहु अभी तक मीन राशि में थे, तो मीन राशि से निकलकर वह कुंभ राशि में आ गए हैं। और इसी प्रकार से केतु जो कन्या राशि में थे, वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, राहु और केतु का जो गोचर होता है वो वक्री होता है। अन्य ग्रहों का गोचर जो है सामान्य गति का होता है, लेकिन राहु और केतु का गोचर वक्री होता है। तो राहु और केतु के महापरिवर्तन से जो है 3 चीजें ध्यान देना जरूरी है। कि एक तो यह है कि ये मतलब जो है नंबर 1 जो कहा जाए, राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, मतलब उल्टी चाल चलते हैं, उल्टे चलते हैं। दूसरा जो है ये छाया ग्रह है। तीसरा जो है ये किसी एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष तक विराजते हैं। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हमें समझना आवश्यक है। पहले तो राहु केतु का गोचर क्या है तथा इसका जो है इनके गोचर को देखने का सही तरीका क्या है। इसके बाद बात होगी कि इनकी राशियों में गोचर करने की, यानी कि इनके किन राशियों में गोचर कर रहे हैं और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है,
पूरा 12 राशियों पर इनके गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखेंगे हम। मतलब किसको लाभ होगा और किसको ये हानि पहुंचाएंगे। अगर आपने ये सब समझ लिया तो आप इनके जो है राहु और केतु की इस गोचर की एक्सिस को, यानी इस धुरी को, गोचर की धुरी को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। राहु और केतु अपनी अपनी राशि में लगभग, मैंने आपको बताया ही है कि करीब 18 माह या 1.5 वर्ष तक जो है रहते हैं। और जो है तो आप लोग जो है, यानी कि गोचर में अगर ये जो है कन्या राशि से केतु सिंह राशि में जा रहे हैं, और ये राहु मीन राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं, और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मतलब कर ही रहे हैं, हो गया है गोचर। थोड़ा सा विलंब हो गया मुझको वीडियो बनाने में। तो जो है इससे क्या होगा कि मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो जो हैं शनिदेव हैं। और जैसा कि ऋषि पाराशर जी ने शास्त्रों में कहा है कि राहु को शनि की तरह देखना चाहिए, और केतु जो है मंगल की तरह कार्य करते हैं। तो शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो राहु जो है अपने मालिक शनि देव की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और मंगल की जो राशि है वो केतु के लिए जो सुटेबल राशि है वो है वृश्चिक राशि, यानी 8 नंबर राशि में केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मंगल को जो है वृश्चिक राशि से केतु को अपनी राशि, केतु की राशि मानी जाती है मंगल की, इस तरह से। तो मित्रों जो है इस तरह से वो राहु अपनी शनि की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। तो कुंडली में शनि की स्थिति को भी हमको देखना आवश्यक होगा, समझ रहे हैं। यानी कि कुंडली में शनि देव किस स्थिति में है ये देखना हमको बहुत आवश्यक होगा। अगर शनि अच्छे स्थानों के मालिक हैं, अच्छे भाव या अच्छे घर में बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, और अच्छी स्थिति में है, इन पर दृष्टि शुभ ग्रहों की पड़ रही है, तो राहु निश्चित रूप से अच्छा फल प्रदान करेंगे इस गोचर काल में आपकी कुंडली के अनुसार। और यदि जो है क्या नाम कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो गोचर थोड़ा कम प्रभावी होगा, क्योंकि ये अपनी राशि के स्वामी देव के अनुसार ही ये चलते हैं राहु। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि शनि देव जो है वो, शनि देव और राहु दोनों 18 मई के पहले दोनों मीन राशि में थे। अब मीन राशि से निकल करके राहु देव कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो यानी उल्टे 11वें नंबर की राशि में आ रहे हैं, और शनि देव 12वें नंबर अगली राशि में बैठे हुए हैं। तो ये गोचर भी बड़ा लाभप्रद होगा, क्योंकि जो है द्वितीय भाव जो कहा गया है कि उपचय भाव होता है और धन का भाव होता है, तो ये द्वितीय भाव में होने से शनि देव के, क्योंकि ये इनके स्वामी ग्रह हैं राहु के, तो ये बहुत अच्छा जो है परिणाम प्रदान करेंगे अपने गोचर काल में। तो इस तरह से जो है कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है, मतलब इस पर अभी बात हम नहीं करेंगे, है ना। इसे आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि शनिदेव मीन राशि में आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं तथा किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब आप अपना देख लीजिएगा। हम यहाँ केवल राहु और केतु के गोचर की बात करेंगे। अब मित्रों अगर केतु को देखा जाए तो केतु को देखना है तो आपको अपनी कुंडली में मंगल को
देखना होगा, मंगल की स्थिति को देखना होगा कि मंगल कहाँ है और उनकी क्या स्थिति है। इस हिसाब से ये पता चलेगा केतु के गोचर के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि राहु केतु को ये चूंकि जो है ऐसी एक्सिस है राहु और केतु की कि ये दोनों एक ही हैं, यानी ये अलग अलग नहीं हैं, मतलब इनके गुण अलग अलग हैं लेकिन बाकी जो है ये अलग नहीं है। एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, 180 अंश पर रहते हैं। तो ये जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कहा जाए तो आप लोग कहेंगे कि काल पुरुष क्या है। काल पुरुष जो है मेष से मीन राशि तक का जो फिक्स राशियों के मतलब भाव, फिक्स भाव हैं, उसको हम जो है काल पुरुष कहते हैं। जैसे हम कोई कुंडली लेते हैं तो कुंडली में 1 नंबर राशि यहाँ लग्न से शुरू करते हैं, जो मेष राशि है वो मेष से लेकर के नंबर बढ़ाते हुए जाते हैं और 12वें भाव तक 12 नंबर राशि होती, इसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। तो आज भी मैं आपको इसी काल पुरुष की कुंडली को एक स्टैंडर्ड मान करके ही आपको मैं राहु और केतु के गोचर में के बारे में समझाऊंगा। और इसके अतिरिक्त आपकी चंद्र राशि के अनुसार ही गोचर के बारे में बताया जाएगा। अतः आप अपनी या अपने बच्चों की चंद्र कुंडली को अपने सामने जरूर रख लीजिए। तो मित्रों जो है इस तरह से ये काल पुरुष के हिसाब से ये 1 नंबर राशि लग्न में होती है और 12 नंबर राशि जो है मीन राशि 12वें भाव में होती है। ये जो राहु, ये जो समय है मित्रों, ये युग राहु का है एक्चुअली, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि जो है जहां हम यहाँ पर हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं, मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं तो ये सोशल मीडिया है। तो यहाँ हम जो है, जहाँ हम इसके अलावा इस समय में, इस वर्तमान युग में हम स्पेस में जा रहे हैं, जैसे नई नई खोज हो रही हैं, मतलब कोडिंग हो रही हैं, एआई आ रहा है। मतलब हम क्या समझते हैं कि जिसकी जो है ये सब किसकी देन है, ये सब जो है राहु की देन है। इस वक्त जो समाज का ताना बाना है मित्रों, वो सब राहु से शासित है, यानी राहु के नियंत्रण में है। कभी फोन पर हम राशन मंगा रहे हैं, तो कभी हम जो है फोन से चैटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे बैठे हम जो है काम कर रहे हैं। आप अपनी आवाज को भी कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर से या मोबाइल से। ये सब राहु का रोल है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, अपनी माया को फैलाता है। राहु एक धुआं है, अंधकार है, कई बार आपको साफ साफ देखने भी नहीं देता कि इसके पीछे पिक्चर साफ क्या है। जैसे कोई वीडियो या कोई आप रील देखते हैं तो उसका बैकग्राउंड आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये वास्तव में इस फील्ड में मास्टर है जो इसने रील दी है, या ये इसने ड्रामा किया है। तो मतलब विश्व पर इसका क्या परिणाम जो है, क्या नाम पड़ेगा राहु और केतु के गोचर का मित्रों। मतलब चाहे वो स्पेस हो और चाहे वो एआई हो, है ना, चाहे फोन हो, सोशल मीडिया हो, यानी कि कम्युनिकेशन की सारी फील्ड राहु से रूल्ड है, शासित है। नई नई डिशेस, विदेशी कल्चर, नए नए पहनावे, गाड़ियां, नई नई गाड़ियां, नए गाड़ियों के ब्रांड, नए नए प्रकार के मकान, मतलब ऐसे मकान के आपको बिल्कुल नट बोल्ट पर कस के फिट कर देते हैं, सब ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं उसके सारी पार्ट्स, और आपको नट बोल्ट फिट करके आपको एक रात में मकान खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से जो है नए नए मार्केट में नए नए जो है प्रोडक्ट
खेती की नई नई तकनीकें और नए नए बीज, बेमौसम की फल और सब्जियां, बच्चों की पढ़ाई के, खेलकूद के नए नए तरीके और साधन, इसके अलावा नई नई मेडिसिन, नई नई बीमारियां, असाध्य बीमारियां, जिसके बारे में डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि भाई इसकी कोई दवा ही नहीं है, बस ये है इससे आराम लगे और ये लो, बाकी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो सब कुछ ये क्या है, ये राहु की देन है। लड़ाई झगड़े, परंपराओं को तोड़ना, घरों में, मोहल्ले में, देश में, पूजा भजन के नए तरीके, क्या नहीं बदला है राहु ने। आज के इस युग में मित्रों, आपसी रिश्ते तक राहु ने बदल डाले। तो राहु को जो ये राहु की ये जो सभी सारी फील्ड हैं, इन सब में क्या होगी, इसके राहु के गोचर से इसमें बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये जो नई नई चीजें हैं, एआई हुआ, कंप्यूटर हुआ या स्पेस हुआ, इनका दुरुपयोग ना होने लगे, क्योंकि राहु जो है वो बुद्धि को मति भ्रम करता है, मतलब बुद्धि को भ्रमित करता है। लेकिन ये सच भी है कि ये एआई तकनीक सही दिशा में अगर जाएगी तो ये सबको एक वरदान भी सिद्ध हो सकती है। लेकिन अगर ये गलत दिशा में चली गई तो हमारे जीवन को खतरा भी पैदा हो सकता है। तो ये देखना होगा कि हमारी कुंडली में यदि राहु अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए राहु पॉजिटिव होगा, वरना जो है नेगेटिव होगा। अब मित्रों, हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु के लिए, केतु क्या है? केतु जो है 5 नंबर राशि यानी सिंह राशि में जा रहा है, जो कालपुरुष की भी राशि है। तो चूंकि शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मीन राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति का और शनि देव का और ये राहु केतु का गोचर लगभग इसी माह में हुआ है, मई माह में 2025 में, तो इनके प्रभाव आएंगे तो हमको उनको भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, तो आप लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। मतलब कम नॉलेज है तो उसको बढ़ाना है, कैरियर बनाना होगा। मतलब अब सब ऐसे नहीं चलेगा, आपको इस पर ध्यान देना होगा। इसी तरह केतु जो है, केतु पंचम भाव में है, गोचर में है, तो हमको क्या है, डीप नॉलेज लेनी होगी। यानी हमें पढ़ाई, बहुत उच्च स्तर की पढ़ाई पढ़नी होगी, गहराई से हमको चीज़ों को समझना होगा। क्योंकि केतु क्या है, केतु कहता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। भाई वो बॉडी थी, वो उसको सिर नहीं मिला, सिर उसका अलग हो गया। तो इसको हमको बड़ी गहराई से सोचना होगा केतु के संबंध में। आप अपनी आराम तलबी को छोड़ करके पहले नॉलेज को पक्का कीजिए। ये सभी लोगों के लिए है कि आपको जो है अब कम मेहनत से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है मित्रों। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, आपको केतु क्या कराता है, केतु त्याग कराता है, तो आपको त्याग करना है। अगर आप त्याग करेंगे तो केतु आपको पूरा का पूरा लाभ अपने गोचर काल में देगा। यानी कि पहले आप अपने स्वार्थ का त्याग करें, तभी आप कुछ ना कुछ केतु से पा पाएंगे मित्रों। देखिए, राहु और केतु जो है वो एक, कहना चाहिए कि एक पतंग और डोरी की तरह है। मतलब एक डोरी है और दूसरी पतंग है। तो आप डोरी को अगर छोड़कर पतंग उड़ाना चाहेंगे तो आप नहीं उड़ा पाएंगे। आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, आप जो है डोरी को छोड़कर पतंग उड़ाने की कोशिश करें
तो ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको राहु के साथ केतु को भी लेकर चलना होगा, तभी आपकी पतंग उड़ेगी जीवन की। तो राहु और केतु को अलग अलग मत समझिए मित्रों, इस ढंग से देखेंगे तभी जो है राहु और केतु के गोचर का लाभ हम उठा पाएंगे। केवल ये नहीं देखना भाई अरे राहु अच्छा है, राहु खराब है, राहु अच्छा है। राहु के साथ साथ केतु को भी देखना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही गोचर करते हैं 180 डिग्री पर, यानी एक दूसरे से सप्तम भाव में बैठते हैं, सब सम सप्तम होते हैं। तो नई चीजों को सीखने के लिए और ज्ञान को बांटने के लिए सभी लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तो ये गोचर पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। अब मित्रों, अब बात हम राशियों की करेंगे। तो हम बात करेंगे मित्रों सबसे पहले मेष राशि की। यानी आप देखिए, मैं आपको चंद्र राशि पर ही राहु और केतु का गोचर बताने जा रहा हूं। बहुत से लोग इसको लग्न कुंडली से समझ लेते हैं, तो लग्न कुंडली नहीं, हमारे जीवन में हमारी चंद्र राशि ही चलती है। वो तो लग्न कुंडली अलग है, मतलब उसके जो स्वभाव है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके शरीर को देखा जाता है, लेकिन चंद्र हमारा मन है। यानी हमें अपने मन में हमारी क्या चीज़ें चलती हैं, क्या आती हैं और हमको क्या निर्णय लेने होते हैं। तो मुख्य रूप से चंद्र कुंडली महत्वपूर्ण है, और चंद्र राशि ही हमारी आम बोलचाल की भाषा में चलती है। तो मित्रों, हम बात करेंगे प्रथम राशि यानी मेष राशि की। यानी जिसकी चंद्र राशि मेष राशि है उसकी चर्चा करेंगे। यानी कि आपकी लग्न में मेष राशि 1 नंबर राशि लिखी हुई है और चंद्र लिखे हुए हैं, चंद्रमा है आपकी कुंडली में जहाँ भी, वहाँ अगर 1 नंबर राशि लिखी है तो आपकी मेष राशि हुई। और मेष राशि के अनुसार मैं चूंकि कालपुरुष के फिक्स ज्योतिष से समझा रहा हूँ, इसलिए आपको इसी चक्र को आगे 12 राशि में समझना है। 12 राशियों की लग्न चंद्र लग्नों को समझना है। तो अगर आपकी मेष राशि है, ठीक है, कि लग्न है, चंद्र लग्न है, तो राहु कहाँ है? राहु 12 नंबर में थे, मैंने बताया था मीन राशि 12 नंबर होती है, 12वें भाव में थे, उससे वो 11वें भाव में गए हैं। यहाँ राहु आपको देखे दिखाई दे रहे होंगे। और केतु कहाँ गए हैं? पंचम भाव में गए हुए हैं, आप ठीक से देख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से जो है, सबसे पहले मतलब मेष राशि की जो बात करेंगे हम, तो आपकी कुंडली में जो है राहु और केतु को मैंने बताया कि राहु जो है 11वें भाव में है और केतु जो है वो पंचम भाव में है। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव लाभ भाव है, हमारी मनोइच्छा का भाव है। तो जब आप लोग जो है मतलब आपके लिए ज्ञान के नए नए, पंचम भाव क्या है? ज्ञान का भाव है, विद्या का भाव है, जहां केतु बैठे हुए हैं। तो आपके लिए ज्ञान के नए नए रास्ते खुलेंगे इस पीरियड में। जब आप लोगों का जो है क्या नाम साथ, आप लोगों से साथ लेंगे तो अपनी समाज के लिए कुछ आप काम करेंगे। आपको त्याग करना है पड़ेगा समाज के लिए। यानी क्या क्या त्याग करना है? अपने ज्ञान का त्याग करना है, यानी समाज को जो आपको जो भी ज्ञान प्राप्त है उसको बांटना है, और अपने अहंकार का भी त्याग करना है। यानी आपको देने वाला, आपको फ्री में देने वाला बनना है, बांटने वाला बनना होगा। तब ये देखिए कि प्रकृति आपका कितना धन का भंडार इस वर्ष इस गोचर काल में भर देती है। आपको अपनी मनो इच्छाओं का भी त्याग करना होगा, आपको अपनी मनोकामनाओं का भी त्याग करना होगा। तो ये राहु आपको बहुत कुछ लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि मित्रों क्या है कि त्याग मतलब मनोकामना, आपको मन में इच्छा रखना है, लेकिन आपको उसको बहुत उसके प्रति आकृष्ट नहीं होना है, त्याग करना है। मतलब आपको ज्ञान का
त्याग करना है ना। यानी आपको अपनी जो सत्ता है आप उसका भी त्याग करना है। मतलब आप अगर किसी सरकारी पद पर हैं तो आपको अहंकार का त्याग करना चाहिए। आप यदि मंत्री हैं तो आपको जो योजनाएं हैं आपके विभाग से संबंधित ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए कि जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ उसका मिले। तो ये मतलब जो है एक्सिस बहुत अच्छा संदेश देती है राहु और केतु की। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा होगा। यानी कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए क्या करना है, यही इस गोचर का मूल उद्देश्य है। अब मित्रों बात करेंगे हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि दूसरी नंबर की राशि है जिसके स्वामी देव तो शुक्र देव है। और वृषभ राशि आपकी उस पर क्या प्रभाव होगा राहु और केतु के गोचर का, तो मैंने ये वृषभ लग्न की चंद्र कुंडली बनाई है, आप देख सकते हैं। यानी वृषभ राशि आपकी ये 2 नंबर राशि लिखी हुई है, तो राहु 11 नंबर राशि में है, गोचरी कर रहे हैं, और केतु पंचम राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो 11 नंबर राशि है वो वृषभ लग्न के अनुसार, वृषभ चंद्र लग्न के अनुसार 11 नंबर 10वें भाव में पड़ेगी, और 5 नंबर जो राशि है सिंह राशि वो 4th भाव में पड़ेगी। तो आइए समझते हैं कि इस पर क्या प्रभाव देगा राहु और केतु का गोचर। यानी कि केतु 4थे घर में है और राहु 10वें घर में है। तो आप राहु 10वें घर में है तो आपको अब घर के अंदर छुपना बंद करना है, सबसे बड़ी सीख। यानी अब आपको दिखाई देना है। अगर आपको राहु देव से के गोचर काल में राहु देव से कुछ पाना है तो आपको घर के अंदर छुप के नहीं बैठना है। यानी अपने अंदर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। आपको इस गोचर से सांसारिक प्रगति के बारे में कुछ करना है। सांसारिक या सामाजिक प्रगति आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 10वां घर क्या है? 10वां घर कैरियर का है, 10वां घर सोशल स्टेटस का है। तो इस तरफ अपना ध्यान लगाइए कि मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे मेरा कैरियर अच्छा बने। और त्याग क्या करना है आपको केतु के लिए, जो 5वें नंबर में यानी आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु 4थे घर में है, तो क्या कह रहा है, ये माँ का घर है 4था घर, ये कंफर्ट का घर है, आपके आराम का घर है। तो केतु कह रहा है कि इनको छोड़िए, माँ का घर है, घर में पड़े रहेंगे और माँ के हाथ का बना हुआ गरम गरम खाना खाते रहेंगे और कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, क्योंकि 10वें भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं कर्म के भाव में। तो आपको केतु के कारण 10वें भाव के जो सुख साधन हैं उनका त्याग करना होगा और कैरियर की तरफ आपको भागना होगा मित्रों। इस तरह से जो है, लेकिन अपनी जड़ों से आपको जुड़े रहना होगा। ये नहीं है कि आप माँ को छोड़ दिया परमानेंटली, क्योंकि आपको ये पता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा कंफर्ट जोन है। तो इसे मन में आपको जरूर रखिए, लेकिन अपने कैरियर को बनाने के लिए आराम तलब आपको नहीं होना है। तो आप में से बहुत लोगों को घर को छोड़ना पड़ सकता है कैरियर बनाने के लिए, कैरियर में आगे जाने के लिए। तो कैरियर आपके लिए अच्छा बन सकता है इस गोचर से।
अब मित्रों बात करेंगे हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि यानी 3 नंबर राशि, यानी बुध की राशि, जिसके स्वामी देव बुध हैं। तो जो हमारी चंद्र राशि की मिथुन चंद्र लग्न होगी, आप इसको देख लीजिए ठीक ढंग से। और राहु चूंकि 11 नंबर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, 11 नंबर राशि मिथुन राशि अगर लग्न में है 3 नंबर, तो 3 नंबर से 11 नंबर आएगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी नवम भाव में, भाग्य भाव में। और 5 नंबर राशि होगी आपकी तृतीय भाव यानी पराक्रम के भाव में। तो इस तरह से हमको अब हम समझते हैं कि ये गोचर हमको मिथुन राशि वालों को क्या देने वाला है। मिथुन राशि के लिए राहु 9वें भाव में और केतु होंगे 3रे भाव में। राहु जब 9वें भाव में होते हैं तो लोग कहते हैं कि जातक का बोल और भाषा बिगड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु एक इच्छा है, एक डिजायर है। हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ूं, मैं धर्म की ओर मुड़ूं। हो सकता है कि धर्म की ओर आपका बहुत ज़्यादा झुकाव हो, क्योंकि 9वां भाव आपका धर्म का भाव है। लेकिन आप में से बहुत लोग भाग्यवादी होने लगेंगे कि भाई राहु जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि राहु कुछ नहीं करने वाले। अगर आप ऐसा सोचकर बैठे हैं तो आपको करना है। अब केतु कहाँ बैठा है? केतु पराक्रम के भाव में बैठा है, यानी आपके साहस के भाव में बैठा है। तो ये पराक्रम का, आप क्या पराक्रम का त्याग कर देंगे कि कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं? केतु डिटेच करता है ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पराक्रम का त्याग नहीं करना है। मतलब इसका मतलब है कि हमारा जो 3रा भाव जो वो केवल पराक्रम या साहस का नहीं है, बल्कि और बहुत सी बातें इस भाव से हम देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, हम अपने पड़ोस को देखते हैं। तो इसका मतलब आपको छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना है, यानी किसने क्या कहा है इसमें नहीं पड़ना है ना। आपको आध्यात्म की तरफ थोड़ा जाना है केतु के कारण, ठीक है। तो मित्रों, मतलब आध्यात्म की तरफ जो है, ज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ आपको मुड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक्सिस जो है आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, क्योंकि आपका पराक्रम भाव तेज होगा और 9वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, है ना। तो थोड़ा आप धर्म की ओर करेंगे काम, मतलब आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। फिर इस मतलब छोटी बातों को आपको छोड़ना है, यानी कि क्या लोग जो है बैक बाइटिंग कर रहे हैं उसमें नहीं पड़ना है आपको। बड़ी बातों को आपको सोचना है। तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। अब मित्रों बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो कर्क के लिए राहु जाएंगे 8वें भाव में। कर्क राशि के लिए राहु होंगे, जैसे ये कर्क लग्न की मैंने कुंडली बनाई है, तो कर्क 4 नंबर राशि है कर्क। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी राहु 8वें भाव में आए। और केतु कहाँ पर है? केतु है 2य भाव में, यानी धन भाव में, परिवार भाव में। तो क्या होगा अब इस गोचर से? तो इस गोचर से आपको ससुराल पक्ष से धन संपत्ति का लाभ हो सकता है, क्योंकि 7वां भाव आपकी पत्नी का है या पति का है। तो उसका अगला भाव, अगला जो होता है, जिसकी भी कुंडली है पति या पत्नी की, वो अगला भाव जो होता है 7वें से 8वें, वो उसका कुटुंब होता है। तो अगर आप पति हैं तो आपका वो ससुराल हुआ, अगर आप पत्नी की कुंडली आप देख रहे हैं तो उसकी भी वो ससुराल पक्ष हुआ, है ना। तो ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा, क्योंकि वो उपचय भाव हो गया, 2रा नंबर का भाव हो गया।
दूसरा भाव कुंडली में धन और परिवार से संबंधित होता है। तो आपको जो है 8वें भाव में अगर राहु जाता है तो आपको पॉजिटिव कामों में अपने आप को लगा देना है। यानी कि मतलब यह कि 8वां घर चूंकि आध्यात्म का है और तंत्र का भी है, तो यदि आपका शनि, आपके शनिदेव, इसके चूंकि शनिदेव का ये कारक घर भी है, क्योंकि ये इसको आयु और मृत्यु का भी भाव बोलते हैं, जिसके शनिदेव जो है गुरु हैं। तो आपका अगर शनिदेव अगर आपकी अच्छी स्थिति में है तो आप अध्यात्म की ओर जाएंगे, और अगर शनि खराब होगा तो आप तंत्र विद्या की तरफ मुड़ेंगे। तो क्या होगा, आप इसका मतलब आप नकारात्मकता की ओर जाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि राहु अष्टम भाव में है, तो कई लोग अगर माइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अगर शनि उनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो ये समझ लीजिए कि इस राहु और केतु के इस गोचर काल में 1.5 वर्ष के अंतराल में धन की वर्षा राहु कराएगा। पर ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यानी आप यहाँ से काम मत चला लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ अपनी कुंडली को दिखवाइए अगर ऐसी स्थिति है तो मित्रों, इस तरह से हम जो है ये कर्क राशि के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा जो है आपको अपने आप को कहाँ ले जाना है, मतलब ज्ञान की तरफ ले जाना है, आध्यात्म की तरफ भी ले जाना है, और अपने जो है मन मस्तिष्क में आपको बहुत ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव चूंकि आयु और मृत्यु से भी संबंधित होता, बीमारियों से भी संबंधित होता है ना। और आपको सीखना है, यानी दिमाग को मन को अपने आप को सीखने में लगाना है, अन्यथा आपका दिमाग खराब भी हो सकता है। अष्टम भाव में लोग पागल भी हो जाते हैं, और वहां जहां राहु का गोचर हो रहा हो, तो मन नकारात्मक बातों में न लगने पाए। और केतु क्या करेगा, धन और परिवार के घर में है केतु, द्वितीय भाव में है। तो आप कहेंगे कि मैं धन और परिवार को छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इतना जरूर करना है कि धन और परिवार से ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है ये आपको सोचना होगा। आपको आध्यात्मिक प्रगति आपको अपनी करनी होगी। क्या त्याग करना पड़ सकता है? अब आप धन और परिवार है दूसरे भाव से, तो आप थोड़ा भोजन का त्याग कर सकते हैं, यानी घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। घर का गरम गरम खाना आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु यहाँ असुरक्षा की भी भावना देता है द्वितीय भाव में, यानी कि घर से दूर जाना होगा। तो फिर क्या होगा, आपके घर का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप घर छोड़ देंगे, लेकिन घर वाले जो है अपने आप को स्वतः जो है मैनेज कर लेंगे। तो घर के सुख का त्याग करना होगा इस राहु केतु की एक्सिस में, गोचर की एक्सिस में। और आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा, उस पर नियंत्रण रखना होगा। तो 100 बार सोचिए, तब जो है आप सोच समझ कर बोलिए। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए संदेश है इस राहु और केतु के गोचर का मित्रों। अब मित्रों, अब बात होगी
सिंह राशि की, सिंह राशि में क्या होगा, मैं सिंह राशि का गोचर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो है राहु होंगे सप्तम भाव में, है ना। सिंह राशि की ये कुंडली है, ये चंद्र राशि, चंद्र कुंडली, ये सिंह राशि आपके लग्न में लिखी हुई है। और के राहु कहाँ है, 11 नंबर भाव में, यानी सप्तम भाव में। और केतु कहाँ आ गए हैं, लग्न में ही आ गए हैं। तो मतलब सप्तम में राहु होंगे और लग्न में जो है केतु होंगे। तो जो है आपको सोचना है कि मैं किस तरह से लोगों का से जुड़कर अपने काम को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो पार्टनर का है, लोगों पार्टनरशिप का है। तो लोगों से जुड़ना होगा आपको, कैसे आप काम को आगे बढ़ाएंगे। और आपको अपने अहंकार को, क्योंकि केतु आपके लग्न में है, तो आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा, यानी आपको अपने अहंकार को, अपने को बड़ा मानने वाला कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूं, ये सब छोड़ना होगा आपको। इस बात को आप अकेले नहीं कर सकते हैं अगर आप ये इसको लेके चलेंगे तो। मतलब जितनी जल्दी आप ये कर लेंगे, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि सप्तम का राहु बहुत जो है प्रसिद्धि देता है मित्रों। ये 1.5 साल सिंह राशि के लिए बड़ी प्रसिद्धि का होता है। अब आप समझ लीजिए, अभी बहुत से लोग घबराए हुए होंगे कि भाई सिंह राशि और ढैया चल रहा है शनि का, लेकिन राहु यहाँ देखिए आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप अहंकार करेंगे, अगर आप मैं नहीं छोड़ेंगे, तो आपका कुछ नहीं होगा। त्याग करेंगे अपने अहंकार का, आत्ममंथन करेंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे और ईश्वर को मानेंगे, लोगों से अधिक आप जुड़ेंगे, तो अच्छा आपका व्यवसाय चलेगा। और आपको हो सकता है कि कोई पुरस्कार भी, आप पुरस्कृत भी हों, प्रसिद्धि भी आप पा सकते हैं। मित्रों, अब बात करेंगे हम राहु और केतु के गोचर की कन्या राशि में। तो कन्या राशि के लिए राहु 6ठे घर में और केतु जो है वो 12वें घर में होंगे। कन्या राशि के लिए कन्या राशि लग्न में है, ये आप देख सकते हैं। चंद्र लग्न है कन्या की कुंडली, चंद्र लग्न की कुंडली है। तो कन्या राशि लग्न में बैठाई हमने। तो राहु कहाँ है, 11 नंबर राशि, यानी आपके 6ठे भाव में। और केतु कहाँ पहुंच गए, केतु आपके पहुंच गए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर, आप अपनी उस जन्म कुंडली को मत देखिए कि हमारे जन्म के समय राहु और केतु कहाँ बैठे थे। गोचर इनका जो अब वर्तमान में गोचर 1.5 वर्ष चलना है, यानी कि दिसंबर 26 तक चलना है राहु और केतु का, उसको आप देखिए। तो कन्या राशि में जो है राहु 6ठे घर में केवल एक बात कर सकते हैं। 6ठा घर जो है बहुत बढ़िया घर है, गोचर है ये राहु और केतु का। तो 6ठे घर में जो है, 6ठा घर क्या है, ऐसा है कि ये रोग दे सकता है, समझ रहे, जो डॉक्टर को भी समझ में ना आए ऐसा रोग दे सकता है 6ठा घर। तो आपको हम एक टिप देंगे कि आप अपनी बीमारी को, अगर एक डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन जरूर ले लें, क्योंकि ये 6ठा घर थोड़ा सा गुप्त बीमारियों का है। तो इस तरह से मित्रों जो है आप दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन ले सकते हैं। और जो है
क्योंकि इस छठे घर से दवाओं का रिएक्शन भी हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि राहु के छठे घर में होने से कोई कीड़ा मकोड़ा भी काट सकता है, यानी विषैला जीव भी आपको काट सकता है। तो आपको, इसका मतलब हुआ कि आपको रात में अंधेरे में या ऐसी जगह कहीं जहाँ घास वास से नंगे पैर या वैसे आपको नहीं जाना है ना। मतलब इसके अलावा राहु के लिए छठवां घर, बाकी राहु के लिए छठवां घर बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि छठवां घर जो है कंपटीशन का है। और राहु तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाता है, इच्छा को, डिजायर को आगे बढ़ाता है। तो वो कंपटीशन पे कंपटीशन और अपने शत्रुओं का सफाया करता हुआ, अपने कॉम्पिटिटर का सफाया करता हुआ आपको नौकरी दिलाने में सफल हो जाएगा। क्योंकि ये उपचय भाव भी है, छठा भाव, उपचय हाउस का राहु जो है का गोचर बहुत बढ़िया होता है। जैसे तीसरे भाव का में हो राहु, छठे भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो ये सबसे बढ़िया गोचर है के घर है। यानी कहाँ आपका धन फंसा हुआ है। छठा घर चूंकि रोग ऋण और शत्रु से भी संबंधित है, आपने किसी को ऋण दे रखा है, आपका धन फंसा हुआ है, रुका हुआ धन आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। धन के लिए ये गोचर सबसे अच्छा होता है मित्रों। अब केतु कहाँ है? केतु चूंकि 12वें घर में है, इससे क्या है, अब इससे आपको अटैच नहीं होना है। क्यों? 12वां घर क्या है? 12वां घर व्यय का है। यहाँ आप धन तो प्राप्त कर लेंगे और वहां जाके व्यय करने लगेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि 12वें घर का केतु मोक्ष देता है। तो मोक्ष तो दूर की बात है, मोक्ष को छोड़िए, कौन देखाया। थोड़ा बहुत आप आध्यात्म करते रहे, है ना, बिल्कुल उससे अटैच ना हो। थोड़ा सा त्याग आपको करना तो होगा केतु के लिए। किस चीज का करेंगे? यानी आप थोड़ा सा अपने आप से लगाओ, इसका त्याग करिए, घर का त्याग करिए, गाड़ी का त्याग करिए, अपने मोह का त्याग करिए और अपने काम पर जो है ध्यान दीजिए। तो इससे अटैच मत होइए आप 12वें भाव से। आप में से बहुत लोग यात्रा करेंगे, आध्यात्म की ओर जाएंगे, ये सब होगा, लेकिन साथ साथ धन प्राप्ति भी आप कर रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये उपचय भाव है। उपचय भाव मतलब दूसरा भाव होता है, जैसे लग्न से दूसरा भाव धन का है, इसी तरह से 10वें भाव से 11वां भाव सर्वोच्च उपचय भाव है। तो राहु जो है, इस तरह से हमने आपको कन्या राशि के बारे में, राहु के बारे में बताया। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि में राहु और केतु के, मतलब तुला राशि की। राहु होंगे कहाँ? 5वें भाव में, और केतु होंगे कहाँ? 11वें भाव में, है ना। इसमें उलट जाएगी स्थिति। ये तुला राशि की कुंडली है मित्रों, नीचे दी हुई है। तो ये चंद्र लग्न है, तुला 7 नंबर राशि लिखी हुई है इसमें, और इससे राहु जो है आपके 11 नंबर राशि 5वें भाव में आई, और ये आपकी 11 नंबर राशि, वो 11वें भाव में 5 नंबर राशि केतु की आई, जहाँ गोचर में आएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे राहु और केतु? राहु होंगे 5वें भाव में और केतु होंगे 11वें भाव में। अब देखिए, ये मेष लग्न से एकदम विपरीत हो गया। जैसे मेष लग्न में राहु 11वें भाव में थे और केतु 5वें भाव में थे, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ राहु हुए 5वें भाव में और केतु हो गया 11वें भाव में। तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बहुत कुछ नया सीखना आपको होगा, सीखना चाहिए। नॉलेज कुछ ना कुछ आपको प्राप्त करना है, क्योंकि केतु 11वें भाव में है, तो नॉलेज का लाभ उठाना है आपको। लाभ की चिंता, बाकी आप धन लाभ की चिंता छोड़ दीजिए, पहले आपको अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ये ना सोचिए कि इसमें मेरा क्या फायदा है, बल्कि अपनी नॉलेज को आप बढ़ाइए।
बस ये माइंड सेट आप बना लीजिए, तो तुला राशि आपके लिए समझ लीजिए कि सोना है। पर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है ये राहु का और केतु का गोचर। अगर आपने सोचा कि मेरी वित्तीय प्रगति का क्या होगा, तो इसको आप भूल जाइए, फाइनेंशियल प्रोग्रेस को आप भूल जाइए, ये प्रकृति पर छोड़ दीजिए। प्रकृति केवल और केवल इंटेंशन पर काम करती है, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा करती है, तो प्रकृति पर छोड़ दीजिए। तुला राशि के लिए केवल और केवल अपने बारे में देखें आप कि मेरा इसमें क्या फायदा है, औरों के बारे में भी सोचिए, केवल अपने बारे में न देखें। कोई ऐसा काम न करें जिसमें आपका फायदा हो, बल्कि दूसरों के फायदे के बारे में आपको सोचना होगा। देखें आप ऐसा करके देख लीजिए। सो ज्यादा से ज्यादा आपको काम करना है और प्राप्ति के बारे में सोचना नहीं है। राहु और केतु इस तरह से आप करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे और आपका गोचर फलीभूत होगा। अब मित्रों बात करेंगे वृश्चिक राशि की, यानी कि लग्न में आपके वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि होती है, जिसके रूलर ग्रह स्वामी मंगल देव हैं। तो वृश्चिक राशि आपकी लग्न में है, 8 नंबर राशि, चंद्र लग्न की कुंडली है ये। तो वृश्चिक राशि यहाँ है लग्न में, तो राहु 11 नंबर राशि चतुर्थ भाव में राहु होंगे और 10वें भाव में केतु होंगे। केतु की पंचम राशि 10वें भाव में होगी। तो ये इस वृश्चिक राशि में गोचर कैसा प्रभाव देगा? चूंकि राहु चौथे घर में है, तो आपको केवल और केवल अपने घर के बारे में सोचना है, क्योंकि राहु एक डिजायर है, इच्छा है। तो राहु चौथे घर में है, यानी आपके घर, आपकी माँ के घर में है, तो केवल आपको केवल और केवल अपने घर के बारे में सोचना है। आपको वर्क लाइफ, जहां आप काम करते जाते हैं, और अपने घर में बैलेंस बना करके आपको चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने घर को इग्नोर कर रहे हो अपने काम के लिए। आप जो है स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, ये नहीं कि भाई मैं तो पुरुष हूँ, मुझे घर का क्या लेना देना, घर के बारे में तो पत्नी जाने, माँ जाने, है कि नहीं? ऐसा नहीं। मतलब अपनी माता पर आपको ध्यान देना होगा, अपने बच्चों पर आपको ध्यान देना होगा, अपने सुख का भी आपको ख्याल रखना होगा। और त्याग आपको अब क्या करना है, केतु 10वें भाव में है, तो आप जॉब परिवर्तन कर सकते हैं। लीजिए, कितना अच्छा त्याग बता दिया है ना। आप थोड़ा जंप लीजिए नौकरी में। अगर केतु खराब है तो जॉब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। यानी आपको यहां पर यह सोचना है मित्रों कि मुझे काम पर कम ध्यान देना है, और घर की वजह से तो आप इसको करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। केतु 10वें भाव में होता है, तो बहुत से लोग जॉब बदलने की भी सोचते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये भी एक त्याग हुआ कि भाई मैंने वो नौकरी त्याग कर दी, है ना। लेकिन सोच विचार कर करिए। हाँ, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। तो इच्छा कहाँ आ रही है? घर में आ रही है। डिजायर कहाँ आ रही है? घर में आ रही है। आपके लिए एक टिप है, यदि आप लोग अपने घर के बाथरूम को स्वयं साफ करते हैं, तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मित्रों बात करेंगे हम धनु राशि की। धनु राशि, मैं आपको धनु राशि की कुंडली दिखाता हूं।
ये चंद्र कुंडली है धनु राशि की। लग्न में चंद्र धनु राशि में है, 9 नंबर राशि में है, और राहु आपके तृतीय भाव में है और केतु आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में है। तो धनु राशि में जो है आप क्या सोचेंगे? अब आप कहाँ पर आ गए? यानी मैंने क्या बताया था कि राहु जो है वो तृतीय भाव में होंगे, यानी पराक्रम के भाव में होंगे। राहु डिजायर का, बहुत तेज डिजायर और बहुत तेज चलने वाला ग्रह है, उलट पुलट करने वाला ग्रह है, ये कलयुग का राजा है ये। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेंगे? आपको अपने काम की करने की स्किल को बढ़ाना होगा। मैं आसमान छू लूं, मैं कुछ बड़ा काम करूं, इसके लिए मुझे यात्राएं भी करनी पड़े, लंबी लंबी यात्राएं भी जल्दी जल्दी यात्राएं भी करनी पड़े तो करेंगे। आपको बाय हुक या बाय कुक काम करना है और तेज काम करना है, तेज गति से काम करना है, यानी किसी भी तरह मुझे काम करना है, ये दिमाग में रखना है। ये राहु आपको देगा। राहु तृतीय भाव का अच्छा होता है, नए नए संबंध आपके बन सकते हैं जब आप काम करने के लिए निकलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन में बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप सेल्स में हैं, यानी सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, सेल्स से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आप मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं मित्रों। इतना राहु तृतीय भाव का कमाल करता है। अब आपका केतु जाएगा कहाँ? 9वें भाव में। तो आप सोचेंगे कि क्या धर्म का त्याग कर दें? भाई केतु त्याग कराता है, या पिता का त्याग कर दें? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपको काम अधिक करना है। अब यदि धर्म या पूजा पाठ जो है का समय आ गया है तो आप कर दें, और अगर बीच में काम आ गया है तो भाई, या आपकी मीटिंग छूट रही है तो आप काम पर पहले ध्यान दें, और धर्म को या पूजा को आप शाम को घर जब लौटें काम के बाद तब आप कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है काम बड़ा है, क्योंकि राहु आपका पराक्रमी है ना, तृतीय भाव में है। अब किसी ने आपको मिलने के लिए समय दिया तो आपको उस समय को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। आप किसी मीटिंग में या अपने इसमें व्यवसाय में व्यस्त हैं। यदि धर्म का मान लीजिए काम डेली रूटीन में करना पड़ता है तो आपको धर्म में थोड़ा सा कट्टरपन से बचना होगा। धनु राशि में आपको कट्टरपन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति देव की है, तो थोड़ा कट्टरपन भी आता है उनके कारण, क्योंकि धर्मगुरु है। अब हम बात करेंगे मित्रों मकर लग्न की, यानी 10 नंबर राशि की, मकर राशि की। तो आपकी जो चंद्र कुंडली है वो मकर राशि में क्या प्रभाव देगी राहु और केतु के गोचर से, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये मकर लग्न की चंद्र कुंडली है। लग्न में 10 नंबर राशि लिखी है, चंद्रमा बैठे हुए हैं। राहु आपके द्वितीय भाव में है, यानी 11 नंबर राशि में, और केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये अष्टम भाव में। तो यहाँ क्या होगा मित्रों? यहाँ पर आपके लिए राहु होगा दूसरे घर में और केतु होगा आपके 8वें घर में। तो राहु जो दूसरे घर में है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये धन का भाव है। आपको कम्युनिकेशन की स्किल आपकी अच्छी होगी राहु के कारण, यानी बातचीत करने का ढंग, आप लच्छेदार बात करना करेंगे, ये आपके अंदर कला होगी, और दूसरों को अपने औरे में ले लेंगे, यानी अपने प्रभाव में ले लेंगे। तो धन की दृष्टि से और परिवार की दृष्टि से सब कुछ अच्छा होगा ये गोचर काल। पर केतु चले गए हैं कहाँ? 8वें भाव में। तो क्या होगा? इसका मतलब है कि सिद्धि,
साधना, 8वां भाव क्या कहता है? मंत्र, मंत्र साधना, मतलब ये सब बाद में आता है, परिवार पहले है, क्योंकि मेरा ये सब बाद में है। भाई परिवार पहले, धन पहले है। तो परिवार की जिम्मेदारी से समय बचा तो मैं ये सब कर दूंगा। ये एक्सेस बड़ी गजब की है। मतलब दूसरे और 8वें भाव की, मतलब एक मतलब एक कहना चाहिए कि उस तरफ मंत्र साधना, तंत्र साधना, यानी उल्टे सीधे कामों की तरफ ले जा रहा है और एक धन की तरफ ले जा रहा है राहु, है ना, क्योंकि केतु अष्टम भाव में। तो आपके चूंकि अष्टम भाव ससुराल का भी है, तो ससुराल में आप किसी को सेहत की प्रॉब्लम भी हो सकती है इस काल में। मन में अंदर अंदर थोड़ा सा आपको डिटैच भी आप फील करेंगे केतु के कारण। तो अपनी परिवार के लिए धन को प्राथमिकता आपको उतनी ही देनी है और इन सब चीजों से थोड़ा आपको अलग होना है, लेकिन परिवार को छोड़ना नहीं है। अब मित्रों बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि, ये भी, इसके भी जो है स्वामी ग्रह शनि ही है, जो राहु के मालिक हैं। यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न, कुंभ लग्न है ये कुंभ लग्न है नीचे, यानी 11 नंबर राशि लिखी है। तो राहु इसी लग्न में ही बैठ गए हैं, क्योंकि 11 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, 5 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में। तो मित्रों क्या प्रभाव देंगे कुंभ राशि में राहु और केतु का ये गोचर 1.5 साल तक? तो कुंभ राशि वाले केवल और केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, और ये सच भी है, बुरा नहीं है कोई ये इसमें। दोनों को आपको बैलेंस करना है, यानी आपको ये सोचना है कि मैं अपने ऊपर काम करूं, मेरे ऊपर किसी का बंधन ना हो, यानी आप बॉसिज्म को सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपका इस तरह का माइंड सेट राहु यहाँ पर आपको देगा। आपको लगेगा कि आपको राहु अपनी ओर खींच रहा है, कुंभ राशि वालों को। यानी आप घर में हैं, अपने पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी एक दूसरे को सुधारने में लग जाएंगे। मतलब जिसके ऊपर ये राहु की एक्सेस होगी कुंभ राशि वाले की, पति की या पत्नी की कुंडली में, तो वो दूसरे को सुधारने में लग जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, मतलब आपको जो है थोड़ा सा अब एडजस्ट करना होगा, यानी आप आपस में मत टकराइए। मतलब उनको जो है आप एज इट इज काम करने दीजिए, अगले को, सामने वाले को, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी ग्रोथ को भी आप बाधित कर देंगे, क्योंकि आप उसी में लगे रहेंगे, ग्रोथ क्या बढ़ेगी। पता चला कि आप अपनी पत्नी को ही ठीक करने में लगे रहे, अपना चाहे बुरा हो जाए होता रहे, तो मतलब गलत है ये। फिर ये साल आपका सही नहीं होगा। उसको ठीक करने का समय नहीं है, अपने बारे में सोचिए, दूसरे को उसका स्पेस दीजिए। भाई तुम्हें जैसा करना है, जो करना है, जो सोचती हो वो करो, है ना। यदि ग्रह दशा अच्छी नहीं होगी तो फिर परिवार में पति पत्नी के बीच वैमनस्यता भी बढ़ सकती है। पर अगर आप अपने पार्टनर को टोका टाकी नहीं करेंगे तो विवाह भी सही सलामत चलता रहेगा, अन्यथा दिक्कतें आएंगी। अब मित्रों हम अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात करेंगे कि ये राहु और केतु का 2025 का गोचर, 25-26 का गोचर मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देगा। तो राहु है 12वें घर में, चंद्र कुंडली में आपको दिखा देता हूं मीन राशि की। ये मीन राशि 12 नंबर राशि होती है, ये लग्न में है,
जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी चंद्र लग्न की कुंडली है। तो राहु कहाँ है? राहु इसमें 12वें भाव में है। और केतु कहाँ है? केतु आपकी 6वें भाव में है। तो क्या प्रभाव देंगे ये? यानी 12वां घर क्या है? 12वां घर जो है मोक्ष का है। 12वां घर जो है विदेश का है। और बहुत खर्चा, बहुत विदेश यात्रा, बहुत घूमना फिरना 12वां घर। क्योंकि 12वें घर में आजाद हो जाता है, उसके बाद बाउंड्री है ही नहीं कुंडली की, है ना। तो आप अपना जो है क्या नाम डेली रूटीन भी बिगाड़ सकते हैं इस गोचर काल में। क्योंकि 12वां घर भोग का भी है, भोग विलास का भी घर है। तो इतना भोग विलास ना करें कि अपना भोग विलास में सब कुछ व्यय कर दें, गंवा दें। थोड़ा अपने डेली रूटीन को भी आपको संभाल कर रखना होगा। अपनी नौकरी चाकरी में भी पूरा पूरा ध्यान देना होगा। ये नहीं कि बस उसी तरफ मन लगा हुआ है। दिल लगा दीवार से तो पद्मिनी क्या चीज है यह एक कहावत है। तो मित्रों, अब आप कहेंगे कि आपको त्याग क्या करना है? वो केतु छठे घर में है ना। तो छठे घर के लोग डेली क्या करते हैं? वो जिम करते हैं। ज्यादातर जो छठे घर में केतु है तो वो जिम ज्यादा करते हैं। तो केतु का मतलब है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए। हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लेकिन रिजिड मत होइए। क्योंकि राहु है 12वें घर में, ज्यादा आपने जिम और एक्सरसाइज की तो गर्मी बढ़ेगी। तो इस पर कंट्रोल करिए, वरना कई बार चरित्र पर भी आपके लांछन लग सकता है। तो भोग विलास पर अपना नियंत्रण बनाइए, तो आपके लिए ये गोचर अच्छा होगा। विदेश से आपको लाभ होगा। राहु एक विदेशी प्लेनेट है, 12वें घर में बैठा हुआ है। तो आपके लिए मीन राशि, यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी है और इस समय राहु जो है क्या नाम देखे जाएंगे बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि से मीन राशि तक की संख्या सप्तम है। तो बृहस्पति देव भी दृष्टि डाल रहे हैं राहु पर। तो जो है आपको निश्चित ही विदेश से लाभ होगा। आपको काफी लाभ हो सकता है विदेश से। बस भोग और विलास के अतिवाद से आपको बचना होगा। बस इतनी सी सलाह मेरी तरफ से आपको मित्रों है। अब मित्रों क्या है कि ये राहु केतु का गोचर अगर किसी को ज्यादा परेशानी दे रहा है, मान लीजिए घर गृहस्थी में, या जो है क्या नाम आपको धन में, या आपको किसी भी चीज में, मान लीजिए दुश्मनी में या किसी भी चीज में आपको परेशानी दे रहा है, जॉब में दे रहा है, या पति पत्नी के संबंधों में तनाव है, तो आपको क्या करना है इस गोचर काल में? क्या उपाय है आपको? चूंकि राहु क्या है, राहु जो है केवल और केवल शक्ति के आगे झुकता है। यानी कि माँ दुर्गा या माँ पार्वती, इनके आगे झुकता है। तो माँ दुर्गा की आराधना आपको करना चाहिए, और अर्गला स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ जो भी आपको सरल लगे वो कर सकते हैं। और केतु के लिए मित्रों, बेजुबान जानवरों को, कुत्तों को, गायों को, जो भी ऐसे बेजुबान जानवर हैं उनकी मदद कीजिए, या बीमार गाय की आप सेवा करें, गौशाला में जाकर सेवा करें, या आप गणेश जी की आराधना करें। तो इस वर्ष अगर आप बेजुबान पशुओं की सेवा करते हैं, या माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, या गणेश जी गणपति जी की पूजा करते हैं, तो इस वर्ष जो ये राहु केतु का गोचर है आपको परेशान करने वाला नहीं होगा। परेशानियां यदि आ रही हैं तो आप ये जरूर अवश्य ये उपाय करें, इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। और मित्रों, आपको मैं इस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो दे रहा हूँ,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर कर दिया करें। हो सकता है आपके व्हाट्सएप में जो लिंक आ रही है उसमें कोई टाइटल ना आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन उस लिंक को खोलेंगे तो आपको टाइटल और साथ मैं दिखाई दूंगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और आगे एपिसोड्स में या अगले विषयों पर जो है बात करते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।